हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रेलवे, KVS, DSSB, NVS और यूपी या बिहार, अगर आप किसी भी स्टेट से या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हिंदी सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो वो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है हिंदी का संबंध किससे है? तो हिंदी का संबंध जो है शौर्य यानी अपभ्रंश से है। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो कवितावली जो है वो अवधि में नहीं है। कवितावली ब्रजभाषा में तुलसीदास द्वारा रचित एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, ब्रजभाषा में रचित है। अब वो भी किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। अगला देख लेते हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो वो किसकी हैं? बिहारी की हैं। ये बिहारी उपभाषाओं की बोलियां हैं। कौन सी? भोजपुरी, मैथिली और मगही। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा की है? तो वो पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर देख लेते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो सौरसैनी से हुआ है। ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ब्रज भाषा कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की बोली है जो सूरसेन प्रदेश में बोली जाती है। इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। फिर है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वो कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी होने का प्रस्ताव पास किया था। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो वो क्या है? 1893। ठीक है। अगला देख लेते हैं, खलीक बारी किसकी रचना है? तो वो अमीर खुसरो की रचना है। खलीक बारी हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो की रचना है। वस्तुतः यह तुर्की, अरबी, फारसी शब्दों का हिंदी अर्थ बताने वाले शब्द का कोश है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो मैथिली। अब आप बताइए कि मैथिली कहाँ बोली जाती है? इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कि मैथिली कहाँ की है। तो कन्नौजी, खड़ी बोली और ये ब्रज उत्तर प्रदेश की बोलियाँ हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ण कंठ है? ग ग यानी कंठ, कंठ से आ रही है। आप खुद आप बोल के देख लीजिए, ग गा कंठ से आवाज़ आती है। ठीक है। फिर है, संयुक्त व्यंजन शय किन 2 ध्वनियों के मेल से बना है? तो वो का प्लस शा से मेल से बना है। कुछ इस तरीके से। देवनागरी यानी कि सरकारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो इसका आंसर होगा 49। सरकारी देवनागरी लिपि में वर्णमाला में कुल 49 है और ये डेड है, श्रेय को स्थान नहीं दिया गया है। फिर है, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो वो 11 है। और वो 11 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, औ। ठीक है। अगला है, अघोष व्यंजन कौन सा होता है? तो अघोष व्यंजन का है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियाँ निकट नहीं होती हैं। द को बोल के देख लीजिए एक बार आप। बा, का बोलने में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, लेकिन बा आपके होठ भी हो रहे हैं, कंपन भी हो रहा है। बा, दा, गा, का सीधा निकल जाएगा। का स्वतंत्र तंत्रियाँ निकट नहीं होती, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ दिया गया है, हस्व कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, औ। मूल स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ऋषि। संयुक्त हो गए जैसे ए जमा ई, ए हो गया जैसे ए जमा ए, ओ जमा उ, औ हो गए। तो इस तरीके से। फिर है, व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान प्रयत्न के आधार पर किया गया है। प्रयत्न के आधार पर स्पर्श, संघर्षी, नासिक्य, पार्श्विक, प्रकंपित, उक्षप्तित, संघर्षी, संघर्षहीन, अप्रवाह। ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर ओष्ठ, दंत, कंठ, वत्स, तालव्य, जिह्वा मूल्य,
स्वरयंत्रमुखी, पूर्व तालव्य, पश्च तालव्य, ये सब। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? तो वो जे केटलर ने लिखा था। ठीक है। और इन्होंने जो है 1921 में कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण जो है 1928 में लिखी थी। ठीक है। फिर हिंदी व्याकरण के 5 प्रमुख तत्व होते हैं। कौन से होते हैं वो? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इसमें से प्रथम 4 जो है विकारी है, अंतिम क्या है? अविकारी है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।